पर सब लोग ध्यान से सुना करो। जब दूसरी बात मैं पहले बता देखो, जब जैसे मान लो कि अब 10th क्लास की एनसीईआरटी चलेगी तो मैं उसी दिन बता देता हूँ कि भाई कल से 10th क्लास की एनसीईआरटी चलेगी तो पढ़ के आना। तो एक रीडिंग उस टाइम कर लो, ठीक है, एक बार पढ़ लो बस फटाफट उसमें रीडिंग की तरह। दूसरा रीडिंग साथ में जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसके साथ कर लो, ठीक है। थर्ड रीडिंग जैसे मान लो क्लास हो जाती है उसके साथ बाद में पढ़ के फिर दृष्टि वाला जो है वो टेस्ट दे लो। इतना कर लोगे फिर एनसीईआरटी पे पकड़ बन जाएगी। जो ओनली क्लास में आके बैठ रहा है उसका थोड़ा बहुत ही कुछ हो पाएगा अगर ये दोनों काम नहीं कर रहा हो, ठीक है। तीसरे महान लोग ऐसे हैं जो ये भी नहीं कर रहे हैं ये भी नहीं कर रहे, उनका कुछ भी नहीं होगा, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ। तो अच्छा करने का मतलब है एक बार क्लास से पहले पढ़ लो, एक बार क्लास के साथ पढ़ लो और एक बार क्लास के बाद पढ़ लो, तभी पीटी निकलेगा। मैं पहले बता रहा हूँ पीटी के मतलब एनसीईआरटी पकड़ तभी बनेगी, ये चीज़ याद रख लेना। चलो, अपवाद शब्द एक क्षेत्र नदी तंत्र की व्याख्या करता है। आप भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती है तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। अंततः इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाद द्रोणी कहते हैं। मानचित्र का अवलोकन करके ये पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाद द्रोणों के एक दूसरे से अलग करती है। इस प्रकार की उस भूमि को जल विभाजक कहते हैं। देखो यहाँ पे अब ये यहाँ से मान लो कि ऊंची है तो यहाँ से सभी इधर मिल जाएगी और इधर वाली इसमें मिल जाएगी, ये नदी तंत्र का एक निर्माण हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी अपवाद द्रोणी अमेजन नदी है, ये चीज़ याद रखना। इस टाइप का फिर यूपीएससी डायरेक्ट एक स्टेटमेंट बना देगा। भारत में किस नदी की अपवाद द्रोणी सबसे बड़ी है? बताइए किसका होगा सबसे बड़ी? नगीना किसका होगा? गंगा नदी। गंगा नदी है जी पक्का? हाँ ठीक है, अब देख लो इसमें तुम्हें खुद पे डाउट हो गया ऐसा, ठीक है, चलो वो देखेंगे पढ़ेंगे। हाँ ब्रह्मपुत्र का है सबसे बड़ा अपवाद। वो तो सर्च करो, मुझे भी नहीं पता है, पता करोगे तभी। ब्रह्मपुत्र देखो गंगा ब्रह्मपुत्र दो ही नदी है, इन दोनों में से आंसर होगा, वो चेक कर लेना। गंगा ही होगा सर। गंगा अपवाद द्रोणी, हाँ गंगा होगा। ठीक है, चलो ठीक है, कोई नहीं, एक बार सर्च कर लेना नेट पे, पर ये पता होना चाहिए। भारत के आपात तंत्र का नियंत्रण, गंगा ही है। ठीक है ठीक है, याद रखना सब लोग। नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है, हिमालय की नदियाँ तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। हिमालय की अधिकतर नदियाँ बारहमासी नदियाँ होती है, इनमें वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हिमालय की दो मुख्य नदियाँ सिंधु और ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गॉर्जों का निर्माण किया है। हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है। ये अपने मार्ग के ऊपर भागों में तीव्र अपर्दन करती है। देखो अपर्दन करने से देखो ये पहाड़ का पहाड़ कट गया, उससे गोर्ज का निर्माण होता है। तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती है। मध्य व निचले भागों में ये नदियाँ विसर्प, गोकुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती है। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती है। देखो यहाँ से निकलेगी नदी का उद्गम से होते हुआ तो ऊपरी भाग में ऐसे बहती आएगी, फिर यहाँ मध्य भाग में ऐसे ऐसे धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होती जाएगी तो विसर्प बनाने लग जाएगी। फिर ये गोकुर झील याद करो कि कट जाती है, फिर निचले भाग में ये डेल्टा वेल्टा का निर्माण होगा। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती है क्योंकि इनका प्रभाव वर्षा पर भी निर्भर करता है। प्रायद्वीपीय नदियाँ जो दक्षिण भारत की सारी नदी प्रायद्वीपीय नदी है, याद रखना। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली है, फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती है तथा पश्चिम की तरफ बहती है। क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों की पहचान कर सकते हैं? यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था, तो नर्मदा ताप्ती याद रखना जो पश्चिम की तरफ बहती है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। हिमालय की नदियाँ
सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ है। ये नदियाँ लंबी है तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियाँ आकर इसमें मिलती है। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। सिंधु नदी तंत्र, देखो यही 3 इंपॉर्टेंट है, यहीं से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। सिंधु नदी से जैसे इसकी सहायक नदियाँ जैसे पूछ लिया था, भाई सतलज में कौन कौन सी नदियाँ की मिलती है। ब्रह्मपुत्र का यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2-3 बार पूछा हुआ है। गंगा नदी का क्वेश्चन अब की बार पूछा ही है। तो यही 3 इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं जिनके बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गॉर्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा इस नदी में मिलती है। ठीक है। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठान कोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है तथा अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी के 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। ये चीज़ याद रखना कि भारत के कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। 29 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेद 1960 के अनुसार भारत इस नदी परिक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। अब आता गंगा नदी तंत्र। अब देखो इसमें जो इन्फॉर्मेशन दिया है यूपीएससी ने वही क्वेश्चन पूछा है, तो एनसीईआरटी में जो इन्फॉर्मेशन है उसको ही अच्छे तरीके से कर लो, वही मोर देन इनफ है। और एक और चीज़ मैं बार बार यही बोलूँगा, जैसे मान लो कि जो ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी पढ़ रहा है, ओनली एनसीईआरटी पढ़ रहा है, तो मेरा मानना है कि उसको फिर अदर सोर्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। पर ये है कि इसका मल्टीपल रिवीजन करना पड़ेगा। तो ये होगा कि मान लो कि 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आ रहे हैं, तो मेरा मानना है 6 से 7 क्वेश्चन आप आराम से बना लोगे। देखो अदर सोर्स पढ़ने को मतलब है नहीं, 10 का 10 क्वेश्चन टारगेट करने का नहीं सोचना चाहिए। तो ये चीज़ याद रखो कि एक सोर्स को ही बार बार करो। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ आकर गंगा में मिलती है। इनमें से कुछ प्रमुख नदियाँ यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे पर समांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा की में मिल जाती है। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है। इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आती है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये वो नदियाँ हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि भी बना देती हैं। अब देखो ये चीज़ याद रखना, यही क्वेश्चन पूछा था आपकी बार, अब 2021 में पूछा था सतलज नदी वाला कि इसमें कौन कौन सी नदियाँ हैं जो मिलती है, फिर ये जाके सिंधु नदी मिलती है, झेलम, चेनाब, रावी। तो ये चीज़ याद रखना 2021 में है। भूला झील का 2023 में क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहीं से आते हैं। देखो सिंधु नदी यहाँ से निकलती है और ऐसे करके यहाँ से बहते हुए ऐसे जाके अरब सागर में गिर जाती है। ये व्यास नदी है, गोविंद सागर बना है, तो ये पता होना चाहिए कौन सी नदी पे बना है। शायद मैप से देखोगे तो सतलज नदी पे बना है। ठीक है, यहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी जिसको सांगपो नदी कहते हैं। फिर ऐसे करके ये भारत में बहती है। दिबांग, लोहित, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। यही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, 2017 में जाके देख लेना, 2 बार क्वेश्चन पूछा होगा। फिर यहाँ जाके ये देखो गंगा नदी इसमें जाके मिलती है, फिर बांग्लादेश से होके मिल जाती है। अब देखो गंगा नदी ये रही, इसमें देखो गंगा नदी यहाँ से ऐसे यहाँ देखो देवप्रयाग वो जो पढ़े थे अपन, यहाँ मिलती है और ये प्रयागराज आ गया जहाँ यमुना नदी से आके मिलती है। सोन नदी पटना के पास जाके मिलती है इससे। तो शारदा नदी हो गई, घाघरा नदी की हो गई, गंडक हो गई, कोसी हो गई। यही देखो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कई बार। तो मेरा मानना है कि एनसीईआरटी में जो दिया है उसको अच्छे से कर लो, एक एक मैप को अच्छे से कर लो। इधर देखो सांबर लेक, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा 2021 में, झील है। ठीक है, राणा प्रताप सागर जो चंबल नदी पे बना है। ठीक है, गांधी सागर, बेतवा नदी याद रखना यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये देखना शायद ये सोनभद्र नदी पे बना होगा। देखो नर्मदा और तापी नदी है जो पश्चिम की तरफ बहती है। अभी देखो पेन गंगा, ठीक है, ये गोदावरी नदी है, ये निजाम सागर बना शायद उस पर। ये नागार्जुन सागर,
कृष्णा नदी है, ये तुंगभद्रा नदी है, यूपीएससी ने इस पर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। कोयलरी जोल यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन है। महानदी पे भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ये चिल्का लेक के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर कृष्ण राज सागर झील जो कावेरी नदी पे है, वेबनाथ झील और लिंगामक्की झील। तो ओनली मैप को अच्छे से रीडिंग कर लो, क्वेश्चन बन जाते हैं। नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित 2 उद्देश्य प्रदूषण के प्रभाव को कम करना तथा इसके संरक्षण और कायाकल्प को पूरा किया जा सके। पर सबसे बड़ी बात भ्रष्टाचार की देन चढ़ गया, कुछ भी नहीं। अभी कल ही सुप्रीम कोर्ट का आया है कि गंगा का पानी पीने लायक भी नहीं है। सोचो इतना करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद। प्रायद्वीप पे उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियाँ चंबल, बेतवा तथा सोन है। ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती है। इनकी लंबाई कम तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। ज्ञात कीजिए कि नदियाँ कैसे तथा कहाँ गंगा में मिलती है। बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी 2 भागों में बढ़ जाती है। भागीरथी हुगली जो इसकी एक वितरिका है, दक्षिण तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये पीसीएस का क्वेश्चन है डायरेक्ट। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है तथा ब्रह्मपुत्र नदी से आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। ये चीज़ याद होना चाहिए पीसीएस के लिए। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह वृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। सुंदरवन डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया गया है। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। ये चीज़ याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। गंगा की लंबाई 250 किलोमीटर से अधिक है। चित्र फॉर्म देखिए क्या आप गंगा नदी के अपवाह तंत्र को पहचान सकते हैं। अम्बाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। अम्बाला से सुंदरवन तक मैदान की लगभग 1800 किलोमीटर। अमित आया। अमित कहाँ सोए रहते हो तुम लोग? परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्ग बन जाते। विसर्ग मतलब इस प्रकार के। अब बात आती है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की, जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा 2 बार 2011 से देखोगे तो आप। और मेरा मानना है कि अब आगे इम्पोर्टेंट आने वाले वर्षों में ब्रह्मपुत्र नदी रहेगा, क्योंकि 4-5 साल हो गए इससे पूछे नहीं है क्वेश्चन। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। यह हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बरवा शिखर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में घोष के माध्यम से प्रवेश करती है। यह यूपीएससी ने 2011 या 12 में क्वेश्चन पूछा है। यहाँ इसे दियांग के नाम से जाना जाता है। दिबांग लोहित केनुला एवं दूसरी सहायक नदी से मिलकर असम से ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। यही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, इसकी सहायक नदियाँ। अगर ये भी पता होता तो क्वेश्चन सोल्व कर लेते आराम से। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ये भी पता होना चाहिए। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। यह नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत सी नदी द्वीपों का निर्माण करती है। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम याद आया? कौन सा है? प्रत्येक वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है। बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट और निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और ये बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती है। स्वाभाविक बात जैसे नदियाँ बह रही है, अब यहाँ पे कंकड़ और मिट्टी जमा हो जाएगी तो इसका हाइट बढ़ जाएगा ना। हाइट बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है, फिर ये क्या करेगा, बाढ़ ला देगा। प्रायद्वीपीय नदियाँ भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर बहती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। पश्चिम घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं।
नर्मदा एवं ताप्ती दो ही बड़ी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती है और ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ये चीज़ पता होना चाहिए, यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियों आकार में अपेक्षाकृत छोटी है। नर्मदा द्रोणी। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के सेलों में यह नदी गहरे गौर से बहती है तथा जहाँ यह नदी तीव्र से होकर वहाँ धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कई बार। नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ बहुत छोटी है। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती है। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे नाम की एक योजना प्रारंभ की गई है। दूसरी नदी है तापी। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है। यह भी नर्मदा के समांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में है। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदी है साबरमती। ये भी चीज़ याद रखना। और कौन सी नदी है इनके अलावा जो पश्चिम की ओर बहती है? साबरमती, माही, भारत पूजा तथा पेरियार। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है इसके बारे में। उन राज्य नाम बताए जहाँ ये नदियाँ बहती है। तो साबरमती गुजरात हो गया। माही कहाँ बहती है? पेरियार तो केरल वेरल में बहती है। सर माही गुजरात में ही रहती है। अरे भारत पूजा? भरत पूजा का तो पता। ये शायद गोवा में होगी शायद, कोई नहीं, देख लेना एक बार। गोदावरी द्रोणी। गोदावरी सबसे बड़ी कहाँ पे बहती है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। केरल छोटी बहती है। ये उल्टी क्यों बहती है नर्मदा नदी? अरे ये रिफ्ट घाटियों में बहती है। यही तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि यही क्यों नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है, रिफ्ट घाटियों में बहती है। अच्छा, इसका और नदियाँ तो क्या धरातल पे बहती है, पर ये रिफ्ट घाटियों में बहती है, तो ये कारण है उसका पश्चिमी और बहने इसको के। कुआन नदी कहते हैं। नर्मदा नदी की शादी नहीं हुई थी, एक वो जो पौराणिक रीजन है वो दूसरा है। अरे हाँ, वो एक हो सकता है, परंतु ज्योग्राफिकल रीजन ये है कि रिफ्ट घाटियों में बैठी है, तो रिफ्ट घाटियों में स्वाभाविक सी बात है जिधर उनका प्रभाव होगा उधर ही बहती चली जाएगी। ये कारण है। अब कौन जागा भाई? तरन्नुम, बहुत दिनों बाद में आए हो। चलो, गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट के ढालों से निकलते है। ठीक है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है, ये चीज़ याद रखना। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र नदी द्रोणी 50% भाग मध्य प्रदेश में भी है, उड़ीसा में भी है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ हैं, ये याद रखना। यूपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ है, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणिता, मांजरा तथा वैनगंगा तथा पैनगंगा। इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियाँ बहुत बड़ी है। बड़े आकार विस्तार के कारण इसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। सोचे एक लड़की ने क्वेश्चन पूछा था अभी, कोई मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज करके पूछी हो कि सर दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं। सोचो, लोग तैयारी करें, उनको ये भी नहीं पता होता। यही कारण होता है एनसीईआरटी नहीं पढ़ने के कारण। एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो फिर ऐसे ही होगा काम। दक्षिण भारत की सबसे पुरानी नदी है, इसलिए इसको दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है। अरे बड़े आकार और विस्तार के कारण कहा जाता है। तुम अपना ज्ञान मत देखो, इधर ये लिखा है सीधा। ठीक है। महानदी द्रोणी। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से तथा यह उड़ीसा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ महानदी के बारे में 2016 में। उस टाइम मैं छत्तीसगढ़ में ही रहता था और सोचो मैं छत्तीसगढ़ 4 साल रहा, मैंने कभी ये नदी देखी नहीं। फिर बाद में किसी ने बताया कि अपन जो रेलवे से जाते हैं तो बीच में यही नदी पड़ती है, बिलासपुर के पास। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में है। कृष्णा द्रोणी। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबालेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो तुंगभद्रा, इसकी भी सहायक नदी याद रखना। जिनका एनसीईआरटी में दिया है वो तो रटी भी होनी चाहिए। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा ऐसी कुछ सहायक नदी है, याद रखना ये चीज़।
पीछे विशेष छोटे मोटे एग्जाम तो पूछा जाएगा, यूपीएससी में पूछा जा सकता है। क्योंकि याद रखो, देखो सहायक नदियाँ गंगा की पूछ लिया यूपीएससी ने, ब्रह्मपुत्र की पूछ लिया, सिंधु की पूछ लिया, अब इन्हीं का ही नंबर आता है तो आगे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी यहीं से रहेगी। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैली है। कावेरी नदी, कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुल्लूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदी है अमरावती, भवानी, हेमावती व काबिनी। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में स्थित है। इसका भी पता होना चाहिए सहायक नदियों। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। इसे शिव सुंदरम के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बंगलोर तथा कोलार सोन क्षेत्र को प्रदान की जाती है। कोलार पे याद आया होगा कौन सी मूवी बनी थी, KGF। तो ये चीज़ याद होना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। तो पहला कहाँ पे है नगीना? देखो अगला क्वेश्चन यही है। अरे बताओ। स्वर्ण रेखा नदी है? स्वर्ण रेखा नदी पे है शायद। शायद नहीं, कंफर्म बताओ, सर्च करके बताओ भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। और अब की बार क्वेश्चन आया है तो आगे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये तो याद ही रखना कि कावेरी नदी पर शिव सुंदरम जिले में स्थित है। कहाँ पे है नूरी? जलप्रपात। जी सर। कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात सबसे बड़ा है। कुंचिकल? जी, कर्नाटक में है। तो मैं पहली बार सुना। जी। चेक कर लिया ना सब लोग? अरे चेक करके बताओ, ये पता होना चाहिए। अब क्या क्वेश्चन आया, आगे भी क्वेश्चन आ सकता है। चलो, इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो पूर्व की तरफ बहती है। दामोदर, ब्रह्मणी, वैतरणी तथा सुवर्ण रेखा कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं, तो ये भी पता होना चाहिए। दामोदर याद रखना बंगाल में बहती है, ब्राह्मणी उड़ीसा में बहती है, वैतरणी भी शायद उधर ही बहती है, सुवर्ण रेखा ये पता होना चाहिए कहाँ बहती है। पृथ्वी धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका है, लेकिन इसका 97% जल लवणीय है। केवल 3% स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, जिसके 3/4 भाग हिमानी के रूप में है। झीलें, कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील नाव वाले घरों तथा शिकारा से तो आप परिचित ही होंगे, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार आप अन्य झील वाले स्थानों पर भी गए होंगे तथा वहाँ के नौकायन, तैराकी और अन्य जलीय खेलों का आनंद लिया होगा। देखो लोकटक झील यूपीएससी ने 2 बार क्वेश्चन पूछा इसके बारे में। कल्पना कीजिएगा अगर कश्मीर, नैनीताल एवं दूसरे पर्यटन स्थलों पर झीलें नहीं होती, तब क्या वे इतना ही आकर्षित करते जितना कि आज करते हैं? क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का क्या पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलों का महत्व है। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कैस्पियन, मर्द तथा अरल सी। भारत में भी बहुत सी झीलें हैं, एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों में भिन्न है। अधिकतर झीलें स्थायी होती हैं तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है, जैसे अंतर्देशीय प्रवाह वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें। यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों और बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों, मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ। एक विषभ नदी बाढ़ वाले क्षेत्र में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। स्पीति तथा बार रोदिका तटीय क्षेत्र में लेगून का निर्माण करती है, जैसे चिल्का झील, पुलिकेट झील और कोलेरी झील। यूपीएससी ने इनके बारे में क्वेश्चन पूछा है। अंतर्देशीय भागों वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती है। उदाहरण के लिए राजस्थान की सांभर झील, जो एक लवण झील वाली झील है, यूपीएससी ने इसके बारे में क्वेश्चन पूछा था 2021 में। इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में, यह मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी है। दूसरे शब्दों में ये तब बनी जब हिमानियों ने या कोई द्रोणी गहरी बनाई जो बाद में हिम पिघलने से भर गई, या किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी मार्ग बंध गए। इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर की वुल्लुर झील भूगर्भीय क्रिया से बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। डल झील, भीमताल झील, नैनीताल, लोकतक तब बड़ा पानी, कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं, ये पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है, जैसे गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नांगल परियोजना। झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है।
एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती है तथा सूखे के मौसम में पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जा सकता है। यह आसपास के क्षेत्रों के जलवायु को सामान्य बनाती है, जलीय पारितंत्र संतुलित रखती है, झीलों को प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन को बढ़ाती है तथा हमें मनोरंजन प्रदान करती है। नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व। संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि नदियों के तट ने प्राचीन काल से ही आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। ये गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। आपने राज्यों के उन शहरों की एक सूची तैयार कीजिए जो नदी के किनारे स्थित है। किंतु भारत जैसे देश के जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहाँ सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का बहुत अधिक महत्व है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। देश में नदी सफाई कार्यक्रम शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान के साथ आरंभ हुआ। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। नदियाँ देश में जल का प्रमुख स्रोत है। NRCP को उद्देश्य नदियों के जल में प्रदूषण की कम करके जल की गुणवत्ता में सुधार करना है। अब नदी प्रदूषण। नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण उसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इसके परिणाम स्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है तथा इनका आयतन घटता जाता है। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण तथा अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते रहते हैं। ये केवल जल की गुणवत्ता के ही नहीं बल्कि नदी के स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तुलना करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता तथा अनेक नदी में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नदी में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं लागू की गई है। क्या आपने कभी ऐसी कोई योजनाओं के बारे में सुना है? नदी के प्रदूषित जल से हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होता है? बिना स्वच्छ जल का हमारा जीवन, इस विषय पर विचार करिए तथा अपनी कक्षा में एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। तो ये स्वाभाविक सी बात है, नॉर्मल क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ से धीरे धीरे मेंस के क्वेश्चन बनने को तैयार हो जाएंगे। फटाफट से 5 क्वेश्चन देखो, मैं आ रहा हूँ अभी 1 मिनट। नूरी बताइए, वुलर झील निम्न में किस राज्य में स्थित है? नूरी। जम्मू कश्मीर। ठीक है। अमित बताओ, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? अमरकंटक सर। ठीक है। छोटी बताइए, निम्न में कौन सा लवणीय जल वाली झील है? छोटी है या नहीं यहाँ पे? नगीना तुम बताओ। सांबर। कौन सा सर? ठीक है, चलो नगीना तुम ये बताओ, निम्न में कौन सा नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? गोदावरी। ठीक है। अब कौन बचा है और? श्वेता है यहाँ पे? हाँ श्वेता, तुम आंसर दो। निम्नलिखित नदी में कौन सा नदी ब्रंश घाटी से होकर बहती है? श्वेता। श्वेता। चलो नगीना बताओ फटाफट से। कौन सा सर? कौन सा? ये वाला क्वेश्चन। नदियों में से कौन सी नदी ब्रंश घाटी से होकर बहती है? नर्मदा और तापी। तापी होगा इसमें। चलो ठीक है। ठीक है, तो ये मेंस का क्वेश्चन करना है। देखो मैं बता देता हूँ कौन कौन से मेंस के क्वेश्चन लिखने हैं। ये कर लिया करो, ये अच्छे गेम खेल बहाने ये सब चीज़ें हो जाएगी। जब आप ये रिवीजन करोगे
उसके बाद में ये क्वेश्चन कर लेना। देखो जिसमें बोला था पश्चिम बंगाल का शोक के नाम से जाने वाली नदी कौन सी है बताइए। मैंने बताया था दामोदर नदी। दामोदर। ठीक है, ये सब कर लेना, ये क्वेश्चन कर लेना सब। ये किया नागार्जुन करो, सागर, कृष्णा नदी, आंध्र प्रदेश। ये सब किया करो। ठीक है, देखो मेंस का क्वेश्चन एक तो आपको ये करना है, ये दोनों क्वेश्चन एक साथ ही कंबाइन कर लेना। हिमालय प्रायद्वीप नदी के मुख्य अंतर स्पष्ट कीजिए, ये पूरा अच्छे से करना, ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये ऐसा करना, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन एक साथ ही कर ले, ये तीनों क्वेश्चन एक में ही कर लेना। ये PYQ है मेंस का। हाँ, आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। अरे पहले एनसीईआरटी के पीछे जो दिए रहते थे क्वेश्चन वहीं थे तो आता था पहले। ठीक है, ये सब कर लेना। ठीक है, और इधर देखो कौन सा है, नदी जिलों के कुछ आर्थिक महत्व तो बताइए, ये एक मेंस का क्वेश्चन करना है। ये तो छोटे मोटे क्वेश्चन है, प्रीलिम्स वाले कर लेना है। और किया करो, अरे ये ना सब किया करो, पजल वजल देखो यहाँ से कितना अच्छे से क्वेश्चन आए हुए हैं। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी याद करो, मैंने कल पढ़ाया था, ये कल किए थे अपने, तो ये किया करो। जलवायु, ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब धीरे धीरे क्लाइमेटोलॉजी शुरू हो रहा है। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। पिछले 2 अध्याय में आप हमारे देश की इस्तेलाह करते हुए अफवाह के बारे में पढ़ चुके हैं। किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक 3 मूल तत्वों में से 2 तत्व ये हैं। इस अध्याय में आप तीसरे तत्व अर्थात हमारे देश की वायुमंडलीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। हम दिसंबर में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, अथवा मई का महीना गर्म असुविधाजनक क्यों होता है, या जून में जुलाई में वर्षा क्यों होती है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप भारत के जलवायु का अध्ययन करके जान सकते हैं। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि 30 वर्ष से अधिक के मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। ये चीज़ याद रखना। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र की वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण एक ही होते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम अवस्था प्राय एक दिन में ही कई बार बदलती है, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह, महीने तथा वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान ही बनी रहती है। जैसे दिन गर्मी या ठंडे, हवादार या शांत, आसमान बादलों से घिरा या साफ, आर्द्र या शुष्क हो सकते हैं। महीनों की औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्षा की ग्रीष्म ऋतु या शीत या वर्षा ऋतु में विभाजित किया गया। विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। क्या आप जानते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है तथा ऐसा क्यों है? इस संबंध में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये चीज़ याद रखना। भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु कहा जाता है। पहली बात तो यही पता होना चाहिए। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में ही पाई जाती है। सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नता है। आइए हम 2 महत्वपूर्ण तत्व तापमान और वर्षण को लेकर देखें कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में इनमें किस प्रकार की भिन्नता है। गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर द्रास का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, जबकि तिरुवनंतपुरम में यह 22 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इतनी डाइवर्सिटी है। कुछ क्षेत्रों में रात में दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जबकि उसी रात नीचे गिरकर 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दूसरी ओर केरल या अंडमान निकोबार में दिन तथा रात का तापमान लगभग समान ही रहता है। अब वर्षण की ओर ध्यान दें। वर्षण के रूप तथा प्रकार में ही नहीं बल्कि इसकी मात्रा में ऋतु के अनुसार वितरण में भी भिन्नता होती है। हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता था, देश के शेष भाग में वर्षा के रूप में होता है। वार्षिक वर्षण में भिन्नता मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों जैसे तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर या नवंबर में होती है, ये भी पता होना चाहिए। सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है। देश के आंतरिक भागों में मौसमी या ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है।
ये भिन्नताएं लोगों के जीवन में विविधता लाती है जो उनके भोजन, वस्त्र और घरों के प्रकारों में दिखती है। ठीक है, नॉर्मल है। तो जलवायु नियंत्रण, किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक हैं। यही यूपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ। अक्षांश, तुंगता, ऊंचाई, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धारा तथा उच्चावच लक्षण। ये चीज याद रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पृथ्वी के गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। इसके परिणाम स्वरूप तापमान विश्व वर्ष से ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता जाता है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल में की सघनता कम हो जाती है और तापमान घट जाता है। इसलिए पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में ठंडी होती है। किसी भी क्षेत्र का वायु दाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करती है। इस प्रकार यह तापमान और वर्षा के वितरण को प्रभावित करती है। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है प्रभाव कम होता जाता है एवं लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। इसे महाद्वीपीय अवस्था, गर्मी में बहुत अधिक गर्म या सर्दी में बहुत अधिक ठंडा कहते हैं। महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहाँ गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती है तो वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर, तब तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। विश्व का अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंधीय भागों में स्थित महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर क्यों स्थित है, याद रखना यही कारण है उसका। महासागरीय धाराएं, ठंडी महासागरीय धारा है, वहाँ पे मरुस्थल होने के चांस बढ़ जाते हैं। अंत में किसी स्थान की जलवायु निर्धारित करने में उच्चावच का भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऊंचे पर्वत ठंडे तथा गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। यदि इनकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाले वायु के रास्तों को रोकने में सक्षम होते हैं तो ये उस क्षेत्र में वर्षा का कारण बन सकते हैं। पर्वत के पवनाभिमुख ढाल में अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। तो ये याद करो, पश्चिम घाट में वैसे होता है, इधर वाली साइड में वर्षा हो जाती है, इधर नहीं होती है। इसीलिए मराठवाड़ा क्षेत्र है जो महाराष्ट्र का, वहाँ सूखा रहता है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। अक्षांश, करकवर्त देश के मध्य भाग पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्वी में मिजोरम से होकर गुजरती है। देश का लगभग आधा भाग करकवर्त के दक्षिण में स्थित है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। करकवर्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्णकटिबंधीय। इसलिए भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय जलवायु, उपोष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित है। ऊंचाई, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। भारत तटीय क्षेत्र भी विशाल है जहाँ अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवा को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। इन्हीं पर्वतों के कारण क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। वायुदाब एवं पवन, भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं में संचारित होती है। वायुदाब एवं धरातलीय पवनें, ऊपरी वायु परिसंचरण तथा पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ में उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के कारण तो अभी बोला जा रहा है कि दिल्ली में इसके आने से पॉल्यूशन बढ़ा है। भारतीय उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें ट्रेड विंड्स वाले क्षेत्र में स्थित है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध की उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती है। यह दक्षिण की ओर बहती है। कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। यही तक यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कोरियोलिस बल का। कोरियोलिस बल दक्षिण से दाएं से बाएं ओर चलती है। दाएं से बाएं, और क्या जानते हो इसके बारे में? मैं पूछ रहा हूँ कि कोरियोलिस बल दाएं से बाएं चलती है ना, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। बाएं से दाएं में चलती है, दाएं से बाएं। इधर वाले पार्ट में ऐसे चलती है और इधर वाले में ऐसे चलती है। तो ये तो बोल रहा है दक्षिण की ओर बहती कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बढ़ती है। सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है क्योंकि यह स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती है बहती है। इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं होती। इस प्रकार भारत का शुष्क क्षेत्र होना, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए क्यों। अब देखो यूपीएससी ने यही क्वेश्चन पूछा था। रुको अभी देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा था। कोरियोलिस बल का पहले भी क्वेश्चन आया हुआ था, तो ऐसे भी पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंट थीम देखोगे तो हो जाता है। पर अब की बार फिर यूपीएससी ने पूछा 2024 में कोरियोलिस बल के बारे में।
भारत क्वेश्चन पूछा था, कोरलिस बल के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही है। पहला ये पवन की वेग की वृद्धि के साथ बढ़ता है। देखो ये वाला यहीं पे तो दिया हुआ है, देखो यहाँ से पढ़ो। और दूसरा स्टेटमेंट है, ये दूरों पर सर्वाधिक है और भूमध्य रेखा पर विद्यमान नहीं होता है। ठीक है, तो याद करो 2011-12 का जब आया था उसमें यही क्वेश्चन था कि इक्वेटर पर 0 होता है ये लगभग, यही तो क्वेश्चन सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट इसके सही थे। अब देखो, भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध की उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती है। ये दक्षिण की ओर बहती है। कोरलिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विश्वसनीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। अब देखो क्या स्टेटमेंट था पहला, यह पवन वेग की वृद्धि के साथ बढ़ता है, तो ये भी बात सही है। सामुद्रिक पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है क्योंकि स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती है बहती है, इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं होती। इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरलिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती है, तो जो मैंने ये बताया था। इसे फेरल का नियम भी कहा जाता है। भारत की वायु दाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है, मतलब हाई प्रेशर होता है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र की ओर ऊपर बहती है, तो इधर लो प्रेशर रहता है, तो फिर ऐसे होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया व उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़ती है और भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है। तो याद रखना, इक्वेटर पर ऐसे बह के फिर ऐसे बहने लग जाती है, यही कारण होता है वर्षा होने के कारण। दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के नाम से भी जाना जाता है। ये पवनें कोषण महासागरों के ऊपर से बहती है, नमी ग्रहण करती है तथा भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करती है। इस प्रदेश में ऊपरी वायु परिसंचरण पश्चिमी प्रवाह के प्रवाह में रहता है। इस प्रवाह के मुख्य घटक जेठ धारा है। जेठ धारा के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछा और आगे भी इंपॉर्टेंट रहेगा। जेठ धारा लगभग 36 से 23 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित है, इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेठ धाराएं कहा जाता है। भारत में जेठ धारा ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती है। तो ये क्या है जेठ धारा, ये एक संकरी पट्टी में स्थित सौभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा एवं सर्दी में 184 प्रति घंटा होती है, किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बहुत सी अलग अलग जेठ धाराओं को पहचाना गया है। इनमें सबसे स्थिर मध्य अक्षांशीय उपोष्ण कटिबंधीय जेठ धाराएं। इसमें पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भागों में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। इसके कारण याद करो सर्दियों में वर्षा तो होती है। गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेठ धारा हिमालय के उत्तर में चली जाती है। एक पूर्वी जेठ धारा जिसे उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेठ धारा कहा जाता है, गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपरी लगभग 14 डिग्री उत्तर अक्षांश में प्रवाहित होती है। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ, सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाला पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाले पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है। वे प्राय भारत के उत्तर एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र को प्रभावित करता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मानसूनी महीनों के साथ साथ अक्टूबर और नवंबर के महीने में आते हैं तथा ये पूरी प्रवाह के एक भाग होते हैं। ये देश के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। क्या आपने आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों पर उनके द्वारा किए गए विनाश के बारे में पढ़ा है, सुना है? अब देखो ये रहा, एक तो बरसात होती है इधर बंगाल की खाड़ी वाड़ी के कारण, ठीक है। ये देखो पश्चिमी विक्षोभ आता है तो वैसे ही आता है। ये देखो जब यहाँ पे जब हाई प्रेशर रहता है, इधर लो प्रेशर रहता है गर्मियों में, तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर ऐसे चलती है, तो नमी वमी ग्रहण करती है, इससे बरसात होती है। उपोष्णी पश्चिम जेट स्ट्रीम है ये देखो भारत उपमहाद्वीप में जून महीने के दौरान मौसम की स्थिति, इसीलिए देखो मौसम आना शुरू हो जाता है। ये अपन ने देखा था जब यहाँ पे जनवरी है ना, तो यहाँ पे हाई प्रेशर रहेगा, इधर लो प्रेशर रहेगा, तो इसके कारण पवनें ऐसे बहती है। जब यहाँ पे लो प्रेशर रहेगा और यहाँ हाई प्रेशर रहेगा, तो इसके कारण ऐसे पवनें बहती है। भारतीय मानसून, भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित है। ऐतिहासिक काल में भारत आने वाले नाविकों ने सबसे पहले मानसून परिघटना पर ध्यान दिया। पवन तंत्र की दिशा उलट जाने के कारण उन्हें लाभ हुआ, क्योंकि उनके जहाज पवन की प्रवाह की दिशा पर निर्भर थे। अरबवासी जो व्यापारियों की तरह भारत आए थे, उन लोगों ने पवन
पवन तंत्र के इस मौसमी उत्क्रमण को मानसून का नाम दिया। मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में लगभग 20 डिग्री उत्तर से लेकर 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है। मानसून की प्रक्रिया समझने के लिए निम्नलिखित तथ्यों को महत्वपूर्ण। स्थल तथा जल के गर्म और ठंडे होने की विभिन्न प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि इसके आसपास के समुद्र के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। तो मैंने बताया था कि जैसे मेन लैंड में जब लो प्रेशर रहता है गर्मी के कारण, जब अप्रैल मई जून का महीना होता है, फिर इधर क्या बन जाता है, हाई प्रेशर। तो फिर हाई प्रेशर के कारण हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हो जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु के दोनों में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। ये विषुवतीय ग्रत है जो प्राय विषुवत से 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है। इसे मानसूनी ऋतु में मानसून ग्रत के नाम से भी जाना जाता है। हिंद महासागर में मेडागास के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। इसी उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति और तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पठार के ऊपर समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं में उच्च दाब का निर्माण होता है। ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जेट धाराओं का तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव होता है। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण शब्द ITCZ ये विषुववर्तीय अक्षांशों में विषुवत घृत में निम्न दाब का क्षेत्र होता है। ये चीज़ पता, मैं फिर बता रहा हूँ, जो ब्रैकेट में दिया है इन्फॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर उत्तरी पूर्व एवं दक्षिणी पूर्वी व्यापारी पवनें आपस में मिलती है। यह भीषण क्षेत्र विषुवत के लगभग समांतर होता है, लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ साथ यह उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता रहता है। इसके अतिरिक्त दक्षिणी महासागरों के ऊपर दाब की अवस्थाओं में परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करता है। सामान्य जब दक्षिणी प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, मतलब वहाँ पे हाई प्रेशर रहेगा, तब हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है। लेकिन कुछ विशेष वर्षों में वायु दाब की स्थिति विपरीत हो जाती है तथा पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। दाब की अवस्था में इस नियतकालीन परिवर्तन को दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। डार्विन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर में 12 डिग्री 30 मिनट दक्षिण और 131 डिग्री पूर्व तथा ताहिती प्रशांत महासागर में के दाब के अंतर की गणना को मानसून की तीव्रता के पूर्वानुमान के लिए की जाती है। अगर दाब का अंतर ऋणात्मक है तो इसका अर्थ होगा कि औसत से कम तथा विलंब से आने वाला मानसून होगा। एल नीनो जो यहीं पे दिया है, यूपीएससी ने इसलिए पूछा था कॉन्सेप्ट। एल नीनो दक्षिणी दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है। यह एक गर्म समुद्री जल धारा है जो पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतराल में पेरू तट से होकर बहती है। दाब के औसत परिवर्तन का संबंध एल नीनो से है, इसलिए इस परिघटना को एसो एल नीनो दक्षिणी दोलन कहा जाता है। एल नीनो क्या है, यूपीएससी ने इसके बारे में क्वेश्चन पूछा 2014-15 में। ठंडू पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो का नाम दिया गया है। एल नीनो स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ है बच्चा तथा जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है। क्योंकि यह धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू करती है, एल नीनो की उपस्थिति समुद्री सतह के तापमान को बढ़ा देती है तथा उस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों को शिथिल कर देती है। मानसून का आगमन है वापसी। रिटर्निंग मतलब मानसून कब आता है, जैसे भारत में जून में आता है, सितंबर में रिटर्न हो जाता है। व्यापारी पवनों के विपरीत मानसूनी पवनें नियमित नहीं है, लेकिन ये स्पंदमान प्रकृति की होती है, मतलब आती जाती है। उष्णकटिबंधीय समुद्रों के ऊपर प्रवाह के दौरान ये विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से प्रभावित होती है। मानसून का समय जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच होता है। इसके आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है तथा लगातार कई दिनों तक यह जारी रहते हैं। इसे मानसून प्रस्फोट या पटना कहते हैं तथा इसे मानसून पूर्व बौछारों से पृथक किया जा सकता है। सामान्यतः जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है। इसके बाद यह 2 भागों में बढ़ जाता है, अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा। अरब सागर शाखा लगभग 10 दिन बाद 10 जून के आसपास मुंबई में पहुंचती है। एक तीव्र प्रगति है। बंगाल की खाड़ी शाखा भी तीव्रता से आगे की ओर बढ़ती है तथा जून के प्रथम सप्ताह में असम पहुंच जाती है। ऊंचे पर्वतों के कारण मानसून पवनें पश्चिम में गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती है। मध्य जून तक अरब सागर शाखा सौराष्ट्र कच्छ देश के मध्य भागों में पहुंच जाती है। अरब सागर शाखा में बंगाल की शाखा दोनों गंगा के मैदान के उत्तरी पश्चिमी भागों में आपस में मिल जाती है। दिल्ली में सामान्यतः मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से जून के अंतिम सप्ताह में लगभग 29 जून तक होती है। जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसूनी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा पूर्वी राजस्थान में पहुंच जाते हैं।
मध्य जुलाई तथा मानसूनी हिमाचल प्रदेश में देश के शेष हिस्सों में पहुंच जाती है। पूरा जो है ना एक क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी में मेंस में 2015-16 में जाके देखना, वहाँ पे पूछा हुआ है पूरा वर्षा का पैटर्न के बारे में। मानसून की वापसी अपेक्षाकृत एक क्रमिक प्रक्रिया है जो भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों से सितंबर से में प्रारंभ हो जाती है। मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से पूरी तरह पीछे हट जाता है। प्रायद्वीप के दक्षिणी आधे भाग में वापसी गति तीव्र होती है। दक्षिण के प्रारंभ तक देश के शेष भागों में मानसून की वापसी हो जाती है। द्वीपों पर मानसून की सबसे पहले वर्षा होती है। यह क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक होती है। मानसून की वापसी भी क्रमशः दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। इस समय देश का शेष भाग शीत ऋतु के प्रभाव में होता है। ये पूरा जो है यूपीएससी ने मेंशन क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऋतुएं, मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप है। एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्था में बहुत अधिक परिवर्तन होता है, विशेषकर देश के आंतरिक भागों में। ये परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं। तटीय क्षेत्रों के तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती है, यद्यपि यहाँ वर्षा के प्रारूपों में भिन्नता होती है। आप अपने क्षेत्र में कितने प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करते हैं? भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून के आगमन तथा वापसी का काल। शीत ऋतु जो अभी है, उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से प्रारंभ होकर फरवरी तक रहती है। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जबकि उत्तरी मैदान में यह 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। दिन गर्म और रातें ठंडी होती है। उत्तर में तुषारपात सामान्य है तथा हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है। एक बार ये देख लो, ये मानसून का कि कैसे कैसे मानसून, देखो 1 जून में यहाँ पे आता है, फिर 5 जून को यहाँ पे आ गया, 10 जून को यहाँ पे, 15 जून को यहाँ पे, 1 जुलाई को यहाँ पे, 15 जुलाई को यहाँ पे। ये तो है अरब सागर वाला, ये है बंगाल की खाड़ी वाला। पहले यहाँ जाएगा असम में, फिर 5 जून को, फिर यहाँ पे टकरा के फिर इधर आ जाता है, जो अपन पढ़े थे अभी। तो शीत ऋतु में क्या होता है, इस देश में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पावनी प्रवाहित होती है। ये स्थल से समुद्र की ओर बहती है तथा इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, क्योंकि यहाँ ये पवनी समुद्र से स्थल की ओर बहती है जब रिटर्निंग मानसून होता है। ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछा हो भी है, रिटर्निंग मानसून के कारण कहाँ वर्षा होती है। देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, मतलब लो प्रेशर बन जाएगा सर्दी के दिनों में, जिसमें हल्की पवनी इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती है। ऊंचाई से प्रवाहित होकर ये पवन पश्चिम तथा हाई प्रेशर बनेगा ना, सर्दियों में हाई प्रेशर बनेगा, गर्मियों में लो प्रेशर बनता है, उच्च दाब। उत्तर ऊंचाई से प्रवाहित होकर ये पवनी पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती है। सामान्य इस मौसम में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम, पवनी शिथिल एवं तथा परिवर्तित होती है। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विश्व का अंतर्वाह विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर में पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। इसके कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है तथा पर्वतों पर हिमपात, जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता भी होती है। दिल्ली में पॉल्यूशन से बचाने का इसका सबसे बड़ा रोल रहता है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा जिस स्थानीय तौर पर महावट, ये हमारी तरफ बोलता जाता है, इसको मावठा बोला जाता है। या सर्दियों में जो बरसात होती है ये फसलों के लिए बहुत लाभदायक होती है। कुल मात्रा कम होती है, लेकिन ये रबी की फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी वहाँ के तापमान के प्रारूप में न के बराबर। इसलिए देखना कि आप इधर जाओगे साउथ में तो वहाँ टेम्परेचर सर्दियों गर्मी में 26 डिग्री के आसपास ही रहता है। ग्रीष्म ऋतु, सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाते हैं। मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। ताप पट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड गए तापमान को देखकर लगाया जा सकता है। मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अप्रैल में मध्य प्रदेश में गुजरात का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस होता है। मई में देश के उत्तरी पश्चिम भागों का तापमान सामान्यतः 45 डिग्री सेल्सियस होता है। अभी तो 50 डिग्री पहुँचने लग गए हैं। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में तापमान में वृद्धि होती है तथा वायुदाब में कमी
आती है। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व व दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर पठार तक एक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। पवन का परिसंचरण इस गर्त के चारों ओर प्रारंभ होता है, इसीलिए यहाँ पे लू चलती है। लू ग्रीष्मकाल का एक प्रभावी लक्षण है। ये धूल भरी गर्म और शुष्क पवनें होती हैं जो कि दिन के समय भारत के उत्तर व उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती है। कभी कभी ये देर शाम तक जारी रहती है। इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियाँ आती है। ये आंधियाँ स्थायी रूप से आराम पहुँचाती है क्योंकि ये तापमान को कम कर देती है तथा अपने साथ ठंडे समीर और हल्की वर्षा लाती है। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है, इसके साथ ही प्राय हिमवृष्टि भी होती है। वैशाख के महीने में होने के कारण इसे पश्चिम बंगाल में काल वैशाखी भी कहा जाता है। ये यूपीएससी छोटे मोटे एग्जाम में तो बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक में केरल में प्राय पूरी मानसूनी वर्षा होती है। इस कारण आम जल्दी पक जाते हैं। इसे प्राय आमर वर्षा भी कहा जाता है। वर्षा ऋतु में मानसून का आगमन जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। यह दक्षिणी गोलार्ध के व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है। ये दक्षिणी पूर्व व्यापारिक पवनें दक्षिणी समुद्र के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से उत्पन्न होती है। क्योंकि ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती है, इसलिए अपने साथ उस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती है। ये पवनें तीव्र होती है तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत वेग से चलती है। सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में लगभग 1 महीने में पहुंच जाती है, जो अपने स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो देखिए ये उसी के बारे में है जो अपन ने देखा था। 1 जून को यहाँ मानसून आता है, ऐसे करके वही दर्शा के रखा। मानसून का अंत बताया है। यहाँ से रिटर्निंग 1 सितंबर से लौटना प्रारंभ हो जाता है। फिर यहाँ पे लौटते लौटते यहाँ पे नवंबर दिसंबर में जाके चेन्नई में बरसात होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून का भारत में अंतर प्रवाह यहाँ के मौसम की पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिमी घाट के पवनमुखी भागों में भारी वर्षा लगभग 2.5 सेंटीमीटर से अधिक होती है। मतलब पश्चिम घाट की इधर वाली साइड में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है तो सूखा रह जाता है। दक्कन का पठार में मध्य प्रदेश के कुछ भागों में भी वर्षा होती है, यद्यपि ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं। इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तरी पूर्वी भागों में होती है। खासी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखला में स्थित मासिनराम में विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। मानसून संबंधित एक अन्य परिघटना है वर्षा में विराम। मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मानसून आ रहा था, अचानक से 10-15 दिन के लिए रुक जाए, होता है। जैसे राजस्थान खासतौर से वहाँ पे एक बार बरसात आ गई, लगातार बरसात होगी, फिर 10-15 दिन के लिए बरसात ही नहीं होती है। इस प्रकार इसमें आर्द्र और शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। दूसरे शब्दों में मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। इनमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। मानसून में आने वाले विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं। विभिन्न कारणों से गर्त में इसका अक्ष उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता रहता है, जिसका कारण वर्षा का स्थानिक वितरण सुनिश्चित होता है। जब मानसून के गर्त को अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब इन भागों में वर्षा अच्छी होती है। दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तब मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है तथा हिमालय की नदियों के पर्वतीय जल ग्रहण क्षेत्र में विस्तृत वर्षा होती है। इस भारी वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ें आती हैं, जान माल की भारी क्षति होती है। उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा की मात्रा में समय को निर्धारित करती है। अभी जो फैक्टर दिया ना इम्पोर्टेंट है, कौन प्रभावित कर रहा है। ये निम्न दाब क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है तथा मुख्य स्थलीय भाग को पार कर जाता है। ये गर्त निम्न दाब के मानसून गर्त के अक्ष के अनुसार होता है। मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। शुष्क आर्द्र स्थितियों की तीव्रता, आवृत्ति और समय काल में भिन्नता होती है। इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ता है। इसलिए आगमन और वापसी प्राय अव्यवस्थित होता है। इसीलिए कभी कभी देश के किसानों के कृषि कार्य को अव्यवस्थित कर देता है। मानसून की वापसी परिवर्तनीय रिटर्निंग मानसून। अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य की आभासी गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदान के ऊपर शिथिल हो जाता है। धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली स्थान को ले लेती है। दक्षिण पश्चिम मानसून शिथिल हो जाते हैं, धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगते हैं। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदानों से हट जाती है, जैसे अपन इसमें देख रहे थे।
अक्टूबर नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन होने का काल होता है। मानसून की वापसी होने से आसमान साफ और तापमान में वृद्धि हो जाती है। दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रातें ठंडी और सुहावनी होती हैं। स्थल अभी भी आर्द्र होता है। उच्च तापमान और आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम असह्य हो जाता है। इसे सामान्यतः कवार की उमस के नाम से भी जाना जाता है। अभी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेषकर उत्तरी भारत में तापमान तेजी से गिरने लगता है। मासिन राम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। स्टेलिग्माइट व स्टेलाक्टाइट गुफाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। ये स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं जिसके कारण व्यापक भारी वर्षा होती है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्राय विनाशकारी होते हैं। गोदावरी कृष्णा कावेरी नदी के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेश में अक्सर चक्रवात आते हैं जिसके कारण बड़े बड़े पैमाने पर जान और माल की क्षति होती है। कभी कभी चक्रवात उड़ीसा पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश के तटीय क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों तथा अवदाहों से होती है। अभी देखा मौसम वर्षा जून सितंबर में तो अपने को पता ही है। ये देखो ये पता होना चाहिए किधर ज़्यादा एरिया किधर एरिड रीजन है। मान लो कि क्वेश्चन आया तो आप ये मैप बना के शो कर सकते हो। ये वार्षिक वर्षा का है कि पूरे साल भर में कहाँ पे कितनी वर्षा होती है। देखो सबसे ज़्यादा वर्षा आती है यहाँ पे, ये वाला जो एरिया है इधर, ये वाला एरिया पश्चिमी घाट का। वर्षा का वितरण पश्चिमी तट के भागों में उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर से वार्षिक वर्षा होती है किंतु पश्चिमी राजस्थान एवं इसी सटे पंजाब हरियाणा गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। दक्षिणी पठार के आंतरिक भागों में सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती है। इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम क्यों होती है? जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षण की मात्रा काफ़ी कम होती है। देश के शेष हिस्सों में वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है। हिमपात हिमालय क्षेत्रों तक ही सीमित होता है। मानसून के प्रकृति परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष होने वाली वार्षिक वर्षा की मात्रा में भिन्नता होती है। वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाटों के वृष्टि क्षय प्रदेशों में अधिक पाई जाती है। अतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में बाढ़ अधिक आती है जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में सूखे की आशंका बनी रहती है। मानसून एकता परिचय ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस। देखना इसमें कितनी अच्छी चीज़ें कैसे मतलब इंडिया की यूनिटी में एक वो है इसकी भूमिका। आप पहले पढ़ चुके हिमालय अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांश के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर उच्च तापमान बना रहता है। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठार में तीनों ओर से समुद्रों के प्रभाव के कारण न तो अधिक गर्मी पड़ती है न ही अधिक सर्दी। इस समकारी प्रभाव के कारण तापमान की दशा में बहुत कम अंतर पाए जाते हैं परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीपीय मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। पवन की दिशाओं का ऋतु के अनुसार परिवर्तन तथा उनसे संबंधित ऋतु की दशाओं ऋतु चक्रों को एक लय प्रदान करती है। वर्षा की अनिश्चितताएं तथा इसका असमान वितरण मानसून का एक विशेष लक्षण है। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य तथा इसके जीव तथा वनस्पति इसका कृषि चक्र मानव जीवन तथा उनके त्यौहार उत्सव सभी इस मानसूनी लय के चारों ओर घूम रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तक पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रति वर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। ये मानसूनी पवनियों में जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती है। इन संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती है। नदी घाटियाँ जो इन जलों को सहन करती है उन्हें भी एक नदी घाटी इकाई का नाम दिया जाता है। ये देखो औसत तापमान अपन दिए थे, छोड़ो ये भी कोई काम का नहीं। यहाँ पे मेंस के क्वेश्चन मिलेगा जो पहले आया। ये तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए क्यों घटता कारण बताइए। एक बार देख लेना बस। ये क्वेश्चन लिखना है, ये किए हो गया और ये किए, ये क्वेश्चन लिख लेना जरूर।
मेंस में क्वेश्चन आया हुआ डायरेक्ट यहाँ से। बुक कौन सी खोली है सर आपने? एनसीईआरटी है। कहाँ से? वो एनसीईआरटी ऐप से? अरे नहीं, ये मैंने डाउनलोड किया था दृष्टि की वेबसाइट से जाके। मेरे पास जो एनसीईआरटी है ना, उसमें नहीं है इतना कंटेंट, बहुत थोड़ा 3-4 पेज का दे रखा है बस। और इतने क्वेश्चन भी नहीं है। तो न्यू वाली एनसीईआरटी इसीलिए तो मैंने पुरानी एनसीईआरटी उठाई है। इन्होंने क्या हुआ था, लॉकडाउन के बाद एनसीईआरटी चेंज कर दी है, जी, चैप्टर भी हटा दिए। और चैप्टर हटा दिए हैं सर। हाँ, परंतु मेरा मानना है कि जो पहले एनसीईआरटी है वो इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने पुरानी वाली एनसीईआरटी ही लिया हूँ। चलो ठीक है, इधर आ जाओ। चलो नूरी बताइए, नीचे दिए गए स्थान में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? बताइए फटाफट से। गा वाला। महासनी राव, गा। ठीक है। नगीना, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? लो। अमित, निम्न में कौन सा भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? अमित है यहाँ पे? पश्चिमी विक्षोभ सर। हाँ ठीक है। अब बताएगी छोटी, भारत में मानसून के आगमन निम्नलिखित कब होता है? जून के आरंभ से। चलो तरुण नाम, निम्न में कौन सा भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? तरुण नाम। जी सर, गर्म दिन एवं ठंडी रातें। सही है ये? सही है ये? नहीं, क्या होगा था नूरी, बताइए। ठंडा दिन एवं ठंडी रातें। नगीना सही बता रही है नूरी? सर गर्म दिन ठंडी रातें ही होगा। शीत ऋतु में दिन गर्म होंगे और रातें जारी रहेगा। ये आएगा। चलो ये कर लेना मेंस से क्वेश्चन। मैं पहले बता, देखो रुको अभी मैं बता भी देता हूँ, आया हुआ भी है मेंस में। एक मिनट, मैंने पेपर भेजे थे ना ग्रुप में, इसमें पीवाईक्यू वाले पेपर, ये बुक भेजी है, देख लेना। और एक पीवाईक्यू वाली बुक भी भेजी है मैंने। दृष्टि के जितने सारी बुक है वो भेज दिया हूँ इस ग्रुप में। ये अनअकैडमी वाला देखना, इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये तो ऐसे के टॉपिक है, इन्होंने सब काम करके रखा है। जो मैं तुम लोगों को बोलता था कि इसको टॉपिक में डिवाइड कर लेना, इन्होंने करके रखा है ऑलरेडी। वुमेन एम्पावरमेंट सब में। देखो ये क्वेश्चन, देखो ये रिपीट हुआ है। वह हाथ जो पालने को हिलाता है, 2020-21 में बस एक लाइन और जोड़ दिया है, वही क्वेश्चन सेम पूछा है। इसलिए पीवाईक्यू कर लोगे, रिपीट होते सब। ये तो ऐसे का डिवाइड किया है इन्होंने टॉपिक वाइज। अब आ जाओ GS1। देखो सबसे मैं फिर बार बता रहा हूँ, सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 80 नंबर का क्वेश्चन आ रहे हैं सोसाइटी में। सोसाइटी बहुत इम्पोर्टेंट है। सोसाइटी कैसे रेडी करें? क्या करना है? कैसे इसको रेडी करें? ठीक है, नोट से करिए। एनसीईआरटी क्लास 11th 12th की भी पढ़नी होती है। वो मैं पढ़ाऊँगा, कल मैं पढ़ाऊँगा। 12th की ज़रूर पढ़ना, 11th वाली तो मत पढ़ना, पर 12th वाली ज़रूर पढ़ना। और मैं नोट्स दे दूँगा उससे कर किसकी सर? सोसाइटी की? हाँ, और मैं नोट दे दूँगा, उससे हो जाएगा। अरे मैंने क्लास ली तो है, वो जाके देखो पहले, मैंने क्लास ली हुई है। सोसाइटी के लिए कौन सी एनसीईआरटी? 11th वाली, नहीं, 12th वाली? 12th एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, दोनों की दोनों, वहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं।
इन्होंने टॉपिक वाइज डिवाइड करके रखा है ना कि ना डायरेक्ट कुछ करने की जरूरत नहीं, यहीं से करो। अब देखो ज्योग्राफी क्वेश्चन देखना। सर इसको एक बार रीसेंड कर देंगे सर व्हाट्सएप पे सर। सर ये उठा के पेपर फोड़ को दूंगा पिन तो कर मैं ग्रुप में दीजिए, भेजा हूँ, जाके देखो उधर। टेलीग्राम पे जब भेज दो सर, पिन कर दीजिए। क्या होगा सर ऐसे तो मैंने भी निकाला है इसको इनको। जो है ना पीडीएफ जो सेंड किए हैं आप इसको पिन कर ये दीजिए किसका वाला है? अकेडमी का है ना? हाँ ना अकेडमी का है। टेलीग्राम पे। अरे टेलीग्राम पे ही भेजा हुआ है मैंने, ग्रुप में जाके देखो। वाला मिला है सर मतलब मिलता नहीं है इसलिए कह रहे हैं पिन कर टॉपिक वाइज मैं बहुत दिन से ढूंढ रहा हूँ सर। जी। ये रिपोर्ट पर वो खुद से ज्यादा निकालेंगे तो वो ज्यादा दिन तक दिमाग में रहेगा ना। हाँ वो बात तो है ही। और मेन पर्पस तो दिमाग में रखना है ना। चलो ठीक है, Questions देखो को। इधर कैसे बनते दुनिया को शुरू में क्षेत्र गठन क्यों करते, फिर जोड़ से तो उस टाइम आया था। चलो अभी जो क्वेश्चन है लोगों से कैसे, देखो ये वाला भोजपुर, ये क्या है, व्हाट इज साउथ वेस्ट मानसून कॉल्ड द, इट्स भोजपुरी रीजन वाज इज द विंड सिस्टम कल्चर इथोस ऑफ रिलीजन। सोचो अभी जो आखिरी जो पैराग्राफ पढ़े थे अपन, चलो छोड़ो। देखो सौरमंडल वायुमंडल के महत्वपूर्ण पर जो मौसम की परिवर्तन निर्धारित करता है कैसे, ये सब डायरेक्ट एनसीईआरटी से है। देखो मैं जो दिया था तुम लोग क्वेश्चन, विश्व मत्स्य उद्योग में हिमालय क्षेत्र तथा पश्चिम घाटों भूषण आपकी बार अभी आएगा ये क्वेश्चन। और देखो ये ज्वालामुखी विस्फोट का कर लेते तो क्या पीटी वाला क्वेश्चन हो जाता। इसमें रिपीटेड है सर। तो और क्या। और भारतीय नौवन प्रणाली, मेंडलम पेंडुलम, नासो, इंडोनेशिया, फिलीपींस। देखो ये रहा, आज अपन पढ़े थे पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती क्यों, नर्मदा तापी के बारे में क्वेश्चन। ये देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया 2 बार में ही। ये देखो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी पढ़े उसी से ही कर सकते, कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखो ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी, अभी तो अपन 9th क्लास ही पढ़ रहे हैं, 10th क्लास 11th डिटेल्स रहती हैं तो कैसे याद होगा सब। क्या ज्योग्राफी में इतनी डिटेल्स रहती हैं। डिटेल से ही रटनी पड़ती है, पढ़ो 2-3 बार पढ़ो तो ऑटोमेटिक चीज़ें बैठ जाती है अपने दिमाग में ऑटोमेटिक। मुझे एक और चीज पूछनी है सर कि जैसे आंसर राइटिंग में मैं लिखता हूँ ना, अगर कहीं डायग्राम बनाना हो गया, कुछ फिगर बनाना हो गया, तो वो बनाने में ना बहुत दिक्कत जाती है कि कैसे बनाऊं, क्या बनाऊं। सभी कहते हैं कि जीएस पेपर में एक क्वेश्चन में 2 या 3 वो डायग्राम होने चाहिए, फिगर होने चाहिए। हिमालय और ये जो अपन आज पढ़े थे, आज चैप्टर में पढ़े थे। अरे तो डिमांड भाई किस चीज़ की डिमांड करो उसी का तो डायग्राम बनाओगे ना, हर किसी में डायग्राम भी नहीं बनता। तुम जब ये बातें आती है तो मेरे दिमाग में एक ही बात आता है कि अच्छा प्रीवियस ईयर के किसी के कॉपी देखता हूँ तो उसमें शायद मिल जाएगा, लेकिन सारे पेपर की नहीं मिलती किसी की। क्यों नहीं मिलता, जाके विजन की वेबसाइट पे जाके देखो। ये देखो मेरा मानना है एनसीईआरटी पढ़ लो, ज्योग्राफी के लिए अलग से कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। ये देखो फैक्टर वाला जो अपन पढ़े थे, ठीक है। मेरा माना कि एनसीईआरटी अच्छे से कर लो, पीटी प्लस मेंस दोनों हो जाएगा। चलो ठीक है, ऐसे का काम करके